1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका नजरिया था कि इस बदलाव से समाज का समाधान नहीं हो सकता, सिर्फ नाम बदल देने से दलितों की, पिछड़ों की स्थिति नहीं बदल जाएगी। फिर 1942 में वो भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। अब तक उन्हें पूरे देश में जाना जाने लगा था। इसी बीच भारत की आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया, जिसका काम भारत के लिए एक संविधान बनाना था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया। संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करके एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस मसौदे पर बहुत काम किया, दिन रात तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, उनको पढ़ा, तमाम जो कलेक्शंस थे, जो ड्राफ्ट था, रफ ड्राफ्ट था, उसमें जो मेन पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट किया, तमाम बहसों का नेतृत्व किया, उनमें सुधार किया और इसमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता के विचार डाले, जिससे संविधान को उसका अंतिम सशक्त रूप मिला। अब सवाल ये उठता है कि जब इस टीम में 7 लोग थे, तो फिर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों कहा जाता है? संविधान बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कितने परिश्रम किए, उसे कैसे पूरा किया, ये जानने के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त की गई लेखन समिति के एक सदस्य टी कृष्णमाचारी ने संविधान समिति में 5 नवंबर 1948 को जो भाषण दिया है, उसे सुनना होगा, उसे ध्यान से सुनिए। सदन को शायद यह मालूम हुआ होगा कि आपके चुने हुए 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह रिक्त ही रही। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, उनकी जगह भी रिक्त ही रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए, अतः उनकी भी जगह खाली रही। चौथे सदस्य रियासतदारों संबंधी कामकाज में व्यस्त रहे, इसलिए वे सदस्य होकर भी नहीं के बराबर थे। एक सदस्य दिल्ली से दूरी पर थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से वे भी उपस्थित नहीं रह सके। आखिरकार यह हुआ कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर ही पड़ा। इस स्थिति में उन्होंने जिस पद्धति से यह काम पूरा किया, उसके लिए वह निसंदेह आदर के पात्र हैं। मैं निश्चय के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक कठिनाइयों के बाद भी मार्ग निकालकर यह कार्य पूरा किया, जिसके लिए हम उनके हमेशा रेडी रहेंगे। दोस्तों, संविधान के अंतिम स्वरूप को तैयार करने में उनके असाधारण योगदान की वजह से ही उन्हें संविधान का निर्माता या जनक कहा जाता है। उनकी इसी मेहनत की वजह से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की अंतिम प्रति कर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ये सफर बेहद मुश्किल था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझ रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूरोटिस और अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे, लेकिन संविधान को तैयार करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्रवाई में शिरकत करने का था। इसी के कुछ समय बाद काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक राजा खुद किसी से अपने पास बैठने के लिए आग्रह। आप इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी जीवनी डॉक्टर अंबेडकरांच्या सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बौद्ध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे, तो वो सफर की थकान से निढाल हो चुके थे।
दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इसी वजह से 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। दोस्तों, ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौर चल रहा था। माई साहेब अंबेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि राज्यसभा से लौटकर बाबा साहेब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद सविता अंबेडकर यानी कि माई साहब ने उन्हें जगाया और कॉफी पिलाई। 26 अलीपुर रोड के बंगले में लॉन में बैठकर बाबा साहेब और माई साहेब ने कुछ बातें भी। उसी वक्त नानक चंद रतु वहां पर आ गए। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक धर्म परिवर्तन का समारोह आयोजित हुआ था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब मुंबई में भी नागपुर जैसा ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब और माई साहेब दोनों को शामिल होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। माई साहेब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने एस जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव आत्रेय के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर भी फिर से नजर डाली। इसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहिब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह की शुरुआत सूर्य अस्त से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को माई साहेब रोज की तरह जब उठी और चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में गईं, तो सुबह के 11:30 बज रहे थे। माई साहेब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा है। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे होंगे, तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थक सदमे में आ गए थे। दोस्तों, अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहेब की कहानी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ऐसी और तमाम दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर कॉइंस और सुपर थैंक्स के जरिए अपना सपोर्ट भी भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।